आए हैं आप? इसने संजीदगी से पूछा, जबकि दिल इसको इतने अरसे बाद देखकर बुरी तरह धड़क रहा था। यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे निकाह होते हुए तुम मेरे कमरे घर से निकल कर यहाँ क्यों आई? सरार के अर्श के चेहरे पर संजीदगी थी, क्योंकि मैं आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती थी। इसने अर्श की आंखों में आंखें डालकर कहा। अर्श को गुस्सा तो बहुत आया इसकी बात पर, मगर न जाने क्यों इसके सामने आते ही सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। नहीं, रीजन ये नहीं है, बल्कि रीजन ये है कि तुम मुझसे छुप कर मुझे अपने पीछे पागल करना चाह रही थी। तुम चाहती थी मैं पागल हो जाऊं, जिसमें तुम कामयाब रही हो। वो सर लहजे में बोलता क्लैपिंग कर गया। हकीकत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी तक सदमे में थी कि अर्श इसके ठिकाने का पता कैसे लग गया, क्योंकि जिससे ने इसकी मदद की थी वो वादा तोड़ने वालों में से नहीं थी। जवाब दो। वो सख्ती से इसका बाजू तो पहुंच गया था। बोल लो, क्या चाहती थी? तुम्हारी मोहब्बत में सड़कों की खाक छानता फिरूं या खुदकुशी कर लूं? वो निहायत संजीदगी से बोलता, नजरें इसके चेहरे पर टका गया। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, मैं इसलिए छोड़कर आई क्योंकि मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने शोर को किसी और के साथ बांटने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो जब बोली तो लहजे में बेबसी ही बेबसी थी, क्योंकि वो थक गई थी। अपने अंदर सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके वो बिखर गई थी। जब से इसे अपनी माँ बनने का पता चला, वो दोहरे अजियत में मुब्तला थी। जब वो अकेली थी तब इसे सिर्फ अपनी फिक्र थी, मगर वो अपने बच्चे के बाप को होते हुए किसी और के दर पर दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। वो अपनी औलाद के लिए माँ और बाप दोनों की मोहब्बत चाहती थी, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी वापस जाने की। वो खानजादा हाउस अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी। वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि वो शख्स इसके लिए इतना परेशान होगा। इससे तो लगा था इसके जाने पर वो जश्न मनाएगा, मगर ये क्या? अर्श तो का दूसरा ही रूप देख रही थी। ये वो अर्श तो ना था इसके होते हुए दूसरी शादी की बात कर रहा था। ये वो अर्श था जो उसकी मोहब्बत में पागल लग रहा था। वो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी जब अर्श ने इसके कमर में हाथ डालकर अपनी जानिब खींचा और जोर से अपने सीने में भींचा था। बेहद बेकरारी थी इसके लम्स में। अपने दोनों बाजू इसके गिर्द सख्ती से बांध रखे थे। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त तरीन थी कि कीदत के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। इसके कलोन की खुशबू इसके सांसों में बुरी तरह सवार होती। ऊपर से इसका इस तरह से हक में सीने में भींचना इसके सीने में मौजूद धड़कन की रफ्तार बढ़ा गया था। कीदत ने कोई मज़ाहमत थी कि सुकून की लहर थी जो उसके वजूद में सरायत कर रही थी। इसने सूदगी से आंखें मूंद ली। दिल ने शिद्दत से दुआ निकली कि ये लम्हा यही रुक जाए। इसे अपने दोनों हाथ उठाकर बेख्याली में इसकी पुष्ट पर रख दी और सुकून अपनी आंखें मूंद ली। मोहब्बत हो गई है मुझसे। अर्श की धीमी सरगोशी इसके समातों से टकराई। इसने मकान के अंदाज में सर हिला दिया। आंखें बंद होने के बावजूद अर्श इसकी गंदे गर्दन जुम्बिश महसूस कर रहा था। धड़कनों में एक सुकून की लहर दौड़ गई थी। फिर क्यों नहीं रोका मुझे दूसरी शादी से? अर्श ने शिकायती लहजे में कहा। वो जो इसके आगोश में सुकून महसूस करी थी झटके से सिर लग हुई। अपनी धड़कनों को हमवार करके कोशिश की जो इसके पास आने पर बुरी तरह धड़क रहा था। ढेर सारे आंसू आंखों में जमा हो गए थे। अर्श ने हैरत से इसे देखा जो इसे निगाहें चुरा रही थी। इसने एकदम आगे बढ़ाया था, मगर हकीकत ने हाथ उठाकर रोक दिया। प्लीज चले जाएं, मुझे आपकी जरूरत नहीं। इसने जब बोला तो अर्श ने खूनख्वार नजरों से घूरा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो जल्दी से। वो उठता है, इसे भी बिस्तर से उठा गया। आपको मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी की है। इसने शिकवा कुना नजरों से इसे देखा। मैंने कोई शादी नहीं की, वो सिर्फ एक नाटक था। डैमिट, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सिर्फ तुमसे, इसलिए तुमसे शादी की। शदीद मोहब्बत हो गई है तुमसे। वो इसके सर पर खड़ा गुस्से से चीख पड़ा। अकीदत ने हैरानगी से देखा। क्या आपने सच में शादी नहीं की? इसने चमकती आंखों से पूछा। शादी तो मैं कर चुका हूँ। इसकी आंखों की दीप जो इसकी शादी ना करने पर जल उठे थे एकदम बूझ गई। धड़कनों की रफ्तार एकदम सुस्त हो गई। अर्श ने बगौर इसका चेहरा देखा था। इसका चेहरा देखकर इसने अपनी उम्र डालने वाली मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से रोकी थी। अर्श इसकी तरफ बढ़ा। देखो अकीदत, छोड़े मुझे। इसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। तुम्हें छोड़ने का तो किस जो मैं छोड़ूंगा तो किसको पकड़ूंगा? इकलौती बीवी हो तुम मेरी। उसका सर जबरदस्ती अपने सीने से लगाने की कोशिश की। हकीकत ने हैरान नजरों से देखा जो मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश कर रहा था। जब इसे इस बात समझ आई तो इसके सीने पर जोर जोर से मुक्के बरसाने लगी। बहुत गंदे हैं आप, बहुत, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो रोते हुए इसके सीने से लग गई। दिल से एक बहुत बड़ा बोझ से रख गया था। मुस्कुराहट और आंसू का वो मिला जुला इम्तजाज इतना खूबसूरत था कि अर्श बेसाख्ता इसके होंठों पर झुक गया। रात देर से वो घर आया था। थोड़ी देर में से वापस भी जाना था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो दोनों माँ बेटी अपनी अपनी आदत से मजबूर बेड पर फैलकर सो रहे थे। वो स्टडी रूम में जाकर बंद हो गया। आधे घंटे में अपना काम मुकम्मल करता बाहर निकला तो शफा अपनी जगह बदल चुकी थी। वो कदम कदम चलता उसकी तरफ गया, झुककर शफा के गाल पर लब रखी। इसने कसमसाकर करवट पड़ ली। इसका यूं मुंह मोड़ना पसंद नहीं आया, इसलिए इसके कमर में हाथ डालता खींच कर इसे सीधा कर उसके चेहरे पर झुक गया। शफा की एकदम से आंख खुली थी तो खुद पर झुके आदम खानजादा को देखकर इसकी सांसें रुकी थी। वो अपनी तलब पूरी करता इसे दूर होकर से देखने लगा जो अपनी सांसें रोके फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। सांस लो। आदम ने संजीदगी से कहा। इसका सदमा न टूटता देखकर उसके गाल पर झुक गया। वहां अपने बेर्ड रगड़ता इसके जिस्म में सनसनी दौड़ा गया। शफा एक लंबी गहरी सांस लेती अपना चेहरा मोड़ के। इसकी शफाफ गर्दन आदम खानजादा के सामने थी जहां इसके कान के पीछे एक दिल था। इस दिल पर नजर पड़ते ही आदम खानजादा इस पर किसी शिकारी की तरह झपटा था और अपने लबों के लम से उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। दीवानगी का अजीब आलम था। इसका दिल शफा को छोड़ जाने पर आमादा ही नहीं था। प्लीज, वो इसकी दीवानगी पर लरस कर रहेगी। इसने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में बींच रखा था।
आदम अपनी जुनूनियत इसके गर्दन पर दिखाता है, से दूर हुआ था और खुमार आलूद नजरों से देखने लगा। एक हफ्ता आपके पास, अच्छे से खुद को तैयार कर लें। इसके बाद एक भी रात आप मेरी इजाजत के बगैर सो नहीं पाएंगी। वो संजीदगी से बोलता है, इसे कप कपाने पर मजबूर कर गया था। वो झुक कर इसके माथे पर बोसा देता कमरे से निकल गया और इसके निकलने के बाद शफा ने अपनी अटकी सांस बहाल की। आप जाकर आयत बीबी को बुलाकर लाएं। बलाज ने नाश्ते के टेबल पर बैठते मुलाजमा से कहा, जहाँ पहले ही अम्मा जान के साथ हानिया और फरजाद बैठे हुए थे। तुम रहने दो हानिया, तुम भाभी के लिए नाश्ता निकाल कर दो, ये दे आएगी। अम्मा जान ने मुलाजमा को रोकते हानिया से संजीदगी से कहा, कोई नाश्ता नहीं जाएगा कमरे में, तुम इसे बुला कर लाओ अभी। संजीदगी बलाज ने भी संजीदगी से कहा, मैंने कहा ना नाश्ता लेकर जाना तो लेकर जाना। अम्मा जान ने मुलाजमा को देखते जरा सख्ती से कहा। हानिया जल्दी से आयत के लिए नाश्ता निकालने लगे और बलाज अम्मा जान का गुस्से से लाल पड़ता चेहरा संजीदगी से देखने लगा, क्योंकि इसके हिसाब से इसने कुछ भी गलत नहीं किया था और अम्मा जान का नाराज होने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो 2 दिन से बिल्कुल भी इसे बात नहीं कर रही थी और इसकी बीवी को भी अपने कमरे में ले गई थी। ये बात इसे हजम नहीं हो रही थी। फरजाद खामोशी से अपना नाश्ता करने लगा और एक नजर दोनों को भी देख लेता। कब तक मेरी बीवी को अपने पास रखने का इरादा है आपका? बलाज ने बराह रास्त अम्मा जान से पूछा। फरजाद, इससे कह दो मुझसे बात मत करे, इसने मेरी तरबियत को सवालिया निशान बना दिया सबके सामने। अम्मा जान ने जिस कदर गुस्से में कहा, बलाज को बहुत दुख हुआ था, आंखें सबसे लाल हो गई थी इसकी। आप इन घटिया लोगों की वजह से मुझसे नाराज हो रही हैं कि आप अपने बेटे बहू का खून भूल गए, या जो इस गाली की वजह से एक्सीडेंट में इनका बहा था आप इनके जनाजे भूल गई, और जो इसी घर से उठे थे एक साथ आप अपने पोती को भूल गई जिसे दरिंदे ने मार दिया था। और जब बोलने पर आया तो उन्हें सब कुछ याद दिला गया। इसकी धार सुनकर डरते हुए बाहर आई थी, जहां वो डाइनिंग टेबल में खड़ा चीख रहा था। इसके माथे और बाजू की ऊपरी हुई नसें इसके जब्त का पता दे रही थी। आपको क्या लगता है मैं उसको छोड़ दूंगा? कभी नहीं, इसे अपने किए की सजा मिलेगी। पहले सोचा था इसे आयत के जरिए सजा दूंगा, इसकी बहन को भी इसे तकलीफ से गुजारूंगा जो इसने मेरी बहन को दी, लेकिन ये कमबख्त दिल इस मामले में आपके पोते के साथ दगा कर गया। वो 2 दिन से मेरे कमरे में नहीं है तो मुझे लग रहा है मैं सांस नहीं ले पा रहा, इतनी जरूरी हो गई है वो। आप क्यों नहीं समझ रही अम्मा जान? वो आखिर में इनके सामने घुटनों के बल बैठा, इनके हाथ थाम गया। फरजाद मजीद बर्दाश्त न कर पाता वहां से निकल गया था। आप तो समझे मुझे। इसके बाद पर अम्मा जान अपने आप को मजीद सख्त नहीं कर सकी, चुप कर अपने सीने से लगा गई। आंसू इनकी बूढ़ी आंखों से निकलकर झुर्रियों ज्यादा चेहरे पर गिरने लगे। आयत ने यह मंजर देखकर दीवार का सहारा लिया था। इसे इन दोनों से बहुत हमदर्दी थी। इसकी अपनी आंखें भी नम थी, मगर वो अपनी फैमिली को कसूरवार मानने को तैयार नहीं थी। इसका दिल कह रहा जरूर कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से लोग गलतफहमी का शिकार हुए। कुछ सोचकर वहां से वापस अपने और बिलाज के कमरे में आ गई। आज संडे था, इसलिए सलार घर पर ही था। नाश्ते के बाद सब लॉन्च में बैठे थे। सजदा बेगम और फुटबा बेगम मुलाजमा से अपनी निगरानी में पूरे घर की सफाई करवा रही थी, जबकि सलार मोबाइल में मसरूफ था। जैसा कब से इसके निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि वो जाए तो जजा आराम से निकल जाए, मगर सलार था कि वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, ना इसका कोई इरादा नजर आ रहा था। इसने घड़ी में टाइम देखा, जहां सुबह के 11 बजने वाले थे। अम्मी, मुझे अपनी दोस्त से काम है, 1-2 घंटे तक आ जाऊंगी। वो अपना बैग कंधे पर लटकाए फरवा बेगम के सामने आकर बोली, क्योंकि जब से शादी हुई थी अम्मी कुछ ज्यादा ही सख्ती करने लगी थी इस पर, इसलिए बिना इजाजत अब इसका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। फरवा बेगम ने इसे घूर कर देखा। शोहर तुम्हारा इतने वक्त बाद घर पर है, इस पर तवज्जो तो ये बाहर सैर सपाटे करना छोड़ दो, कहकर वो दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गई। जैसा ने एक नजर सलार को देखा, जो ऐसे मोबाइल में मगन था जैसे इसके अलावा वहां कोई दूसरा मौजूद ही ना हो। अभी बस 1 घंटे की बात है, मैं आ जाऊंगी जल्दी। इसने दोबारा कोशिश की। फिक्र मत करो, जिस काम के इन्हें से तुम जाना चाहती हो इस काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलार की जुमाइनी बात पर इसे झटके से मुड़कर देखा, जो अब इसके सामने शफा के साथ आती मन्नत को गोद में बिठा गया था। क्या मतलब है आपका? इसे अपनी चोरी पकड़ जाने का डर भी बहुत था, मगर इसने कोई जवाब न दिया। मन्नत ने तातू बहुत मत मित दिया। मन्नत ने चाचू को बहुत मिस किया। मन्नत उतली जुबान में बोलती इसके गाल पर किस कर गई। चाचू ने भी मन्नू को बहुत मिस किया। सलार ने मुस्कुराते हुए इसके माथे पर बोसा लिया था। फरवा बेगम ने इसको इतने टाइम बाद मुस्कुराते देखकर हमेशा खुश रहने की दुआ दी। अल्लाह पाक सलार को भी जल्दी से एक प्यारी सी बेटी से नवाजे। सजदा बेगम ने इसे खुश देखकर दुआ दी। सबने एक साथ आमीन कहा, जिसमें सलार की आवाज भी शामिल थी। इसकी बात पर जैसा कान की लो तक सुर्ख हुई थी। इंशाल्लाह छुट्टियों में बहुत जल्द आप दादी बनेंगी। सलार की बात पर सिवाय जैसा के सब मुस्कुरा दी, मगर इसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। इसकी छठी हिस्स इसे बहुत आगाह कर रही थी, बहुत कुछ जगह गई थी। एकदम दाखिली दरवाजे पर नजर पड़ती इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सब ही की नजरें दरवाजे पर उठी तो पलटना भूल गई। एक पर अनासा मंजर फिर अपनी वक्त दुरा रहा था। सर, कोई अरमान न्याजी मिलना चाहते हैं आपसे। बलाज की सेक्रेटरी ने इसे आकर इतला दी। फरजाद से कहीं से डील कर ले। बलाज ने बिना सर उठाए जवाब दिया और अपने काम में मगन रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद इसके ऑफिस में दाखिल हुआ था। ये शख्स मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा, इसने मुंह बनाकर और ऑफिस में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। क्यों, क्या हुआ? बलाज ने सुकून से पूछा, जबकि नजरें अभी इसके चेहरे पर टिकी हुई थी। कमीना इंसान मदद की बस आपकर मेरे लिए लड़की के ऑफर करके गया। फरजाद के लहजे में अरमान न्याजी के लिए बेइंतहा नगवारी थी। बलाज की भी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, मगर वह संजीदगी से फरजाद को देखता रहा। आपका इसकी मदद करना मेरी समझ में नहीं आया। आपको चाहिए था इसको अच्छा सा सबक सिखाते, पूरी जिंदगी याद रखता। भाभी को अगवा करवाने वाला यही इंसान था। फरजाद ने इसकी खामोशी पर मजीद कहा। बलाज फाइल बंद करता
मुस्कुराता हुआ चेयर पर टेक लगा गया। मेरे नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार पता है कौन सा शख्स है? इसने फरजाद से पूछा, जो औरत की इज्जत नहीं करता और इसे खिलौना समझता है। फरजाद ने फौरन जवाब दिया, तो क्या अरमान न्याजी की सजा बस इसको सबक सिखाना थोड़ी था? इसने बिलाज की बीवी को अगवा किया था। इसकी सजा तो इसे मिलकर एक बार वैसी सजा होगी जो वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। तुम बस देखते जाओ। बलाज पुरसोच नजरों से देखता अपने इर्द का इरादा जाहिर कर गया। बलाज इसकी बात समझ कर सर हिलाता उठ गया। कहाँ जा रहे हो? इसको जाता देखकर बलाज ने पूछा, वो हानि की तबीयत थोड़ी खराब है, 1-2 दिन से उसे अस्पताल लेकर जाना है। ओके जाओ तुम, लेकिन रात तक अकाउंट वाला काम मुकम्मल कर लेना। बलाज के कहने पर वो सर हिलाकर निकल गया। अर्श के साथ अकीदत को देखकर सब हैरान हो गए थे। वो इसके पीछे छुपकर खड़ी थी। अर्श इसे कोने को लेकर सबसे पहले सजा बेगम के सामने आया, जो हैरान खड़ी थी। अम्मी! अर्श के पुकारने पर वो होश में आई और आगे बढ़ गई। कीदत को सीने से लगा गई। इसको दोबारा अपने बेटे के साथ साथ खड़े देखकर इनका दिल का बोझ एकदम ज़ाहिल हो गया था। वो हर नमाज में बस यही दुआ करती कि कीदत जल्दी से मिल जाए, और आज इसे सामने देखकर इनका दिल पुरसकून हो गया था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सजदा बेगम इसका माथा चूमती शर्मिंदगी से बोली, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप मुझसे बड़ी हैं, आपको हक है बोलने का। कीदत जो पहले ही घबराई हुई थी, इसके इस तरह माफ़ी मांगने पर शर्मिंदा हो गई। मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ बेटा, मैं अपने घर के हीरे को पहचान नहीं पाई, तो मुझे माफ कर दो। अम्मी प्लीज, बस जो हो गया इसे खत्म करें। अब पुरानी बात कोई भी नहीं होगी, बस ना आप माफी मांगेंगी। अर्शिन को मोहब्बत से कहता है, सीने से लगा गया। इनकी खुशी देखकर सब मुस्कुरा रही थे। बारी बारी कीदत फरवा बेगम और शफा से भी मिली। जैसा बहुत दूर खड़ी थी इनसे। सजदा बेगम कीदत को अपने साथ बिठाती, जैसा की हैरान नजरें अभी तक कीदत पर टकी थी, जबकि एक वाहिद सलार ही था जिसका सारा ध्यान अपनी बीवी के रंग उड़े चेहरे की तरफ था। लगता है सदमा बहुत गहरा लगा है। इसके कान के पास उसका गंभीर आवाज में सरगोशी कर गया, जो अभी तक हैरत में मुब्तला थी। अपने कान के पास सरगोशी पर अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोक नहीं पाई थी। इसकी चीख सुनकर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। फरवा बेगम ने घूर कर अपनी बेटी को देखा। क्या हुआ, आप ठीक हैं? शफा ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस गर्दन पर किसी चूंटी ने काट लिया, शायद। वह सबके सामने शर्मिंदा हो गई थी। इसने दांत पीस कर सलार की जानिब देखा, जो वापस मन्नत के पास बैठा इस अपने मोबाइल में कुछ दिखाने में मसरूफ था। अस्सलाम वालेकुम। आदम खानजादा की भारी गंभीर आवाज पर सबने दरवाजे की सिम देखा था। सफेद शलवार कमीज में ब्राउन पेशावरी चप्पल पहने, आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए, कलाई में महंगे ब्रांड की घड़ी पहनी हुई थी। अपनी वजीहा पर्सनैलिटी के साथ वो शफा के दिल की धड़कनें बढ़ा गया था। इसने एक जुबान होकर इसके सलाम का जवाब दिया था। नजर लग जाने के डर से शफा अपनी नजरों का जाविया बदल गई। आदम खानजादा अपनी भारी कदम उठाता शॉपर टेबल में रखकर सलाद से मन्नत को उठा लिया और शफा के साथ 2 सीटर सोफे पर फैलकर बैठ गया। इसके हिस्से ना सबके सामने पास बैठने पर शफा सिमट कर थोड़ी दूर हुई थी। चेहरा इतने में ही सुर्ख हो गया था। आदम, ये क्या है? फरवा बेगम ने शॉपर की तरफ इशारा करके पूछा, जो किसी बेकरी का था। अम्मी, मिठाई आई है। इसे संजीदगी से जवाब दिया। इतनी मिठाई? खैरियत है? कोई खुशी की खबर है क्या? उन्होंने खुशी से पूछा। ये आप सलार से पूछे, मैं तो इसी के मैसेज करने पर आते हुए लेकर आया हूँ। वो संजीदगी से बोलता अपनी बेटी की तरफ मतवज्जा हो गया था, जो इसे कान में कुछ बता रही थी। अब इसे सवालिया नजरों से सलार की तरफ देखा, जबकि जजा आहिस्ता आहिस्ता अपने शोर की कारस्तानी समझने की कोशिश कर रही थी। आपसे कहा था ना बहुत जल्द दादी बनेंगी, आप तो मुंह मीठा कीजिए, मुबारक हो आपको। सलार एक मिठाई का टुकड़ा निकालता सजदा बेगम के मुंह से लगा गया। आदम के अलावा सब ने खुशगवार हैरत से पहले इसको और जजा को देखा, जो सब समझ आने पर गुस्से से इसे देख रही थी। फरवा बेगम जल्दी से आगे बढ़कर जजा का माथा चूम गई। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फरवा बेगम खुशी से लबरेज आवाज में बोली। हुनको की तरह फरवा बेगम को देखने लगी। सजदा बेगम भी इसे थाम कर गले लगा चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। आखिर इसने तंग आकर कहा। इसकी बात पर सब परेशान हो गए। क्या मतलब? क्या मैं दादी नहीं बनने वाली? सजदा बेगम ने न समझी से पूछा। बनने वाली है, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। वो शर्म से गर्दन नहीं उठा पा रही थी। शफा भी परेशानी से सब समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि कीदत अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। तो क्या सलार ने झूठ कहा? नहीं, सलार ने भाभी की बात की है, मेरी नहीं। वो फरवा बेगम की बात पर कीदत की तरफ इशारा कर दी। सबको अपनी तरफ देखकर कीदत शर्म से जमीन में गिरने वाली हो गई। अर्श की आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई थी। इसके चेहरे पर मौजूद शर्मो हया ने इन्हें सब राज फाश कर दिए थे। मुबारक हो बेटी। सलार मुस्कुराता हुआ अर्श के गले लग गया। अर्श के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई थी। खैर मुबारक, मुझे भी मौका दो जल्दी, ताकि मैं भी तुम्हें ऐसी ही मुबारकबाद दे सकूं। वो मुस्कुरा कर कहता से सीने में बींच गया। इंशाल्लाह, सलार ने मुस्कुरा कर कहा। फरवा बेगम खुशी से अपनी बहू का चेहरा चूमे जा रही थी। सबके ही चेहरे खुशी से खिल गए थे। अर्श का चेहरा भी खुशकी से तमतमा रहा था, जबकि कीदत शर्माई ही सबके बीच बैठी थी। अर्श से बात वो दिल से मुस्कुरा रही थी। वैसे आपको कैसे पता चला भाभी का? ये सवाल वहां से आया था जहां से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आदम ने दांत देती नजरों से अपनी बीवी को देखा था, जबकि सबकी नजरें जजा की तरफ थी। बताओ जजा, अर्श ने संजीदगी से पूछा। तो कीदत और जजा ने एक दूसरे को घबरा कर देखा था। जिसने वहां बैठे
लोगों का बहुत कुछ समझा दिया था, मतलब तुम शुरू से ये सब जानती थी। अर्श ने बेयकीनी से पूछा। जजा शर्मिंदगी से अपना सर झुका गई। सलार का इसका सर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बीवी सब जानती थी, इनफैक्ट ये लगातार इनसे मिलने जाती रही है, लेकिन यहाँ से जाने का फैसला भाभी का अपना था। अगर जजा इनकी मदद नहीं करती तो वो खुद कहीं चली जाती, फिर तुम्हें तो मिलने से रही थी, इसलिए मेरी बीवी को घूरने की वजह शुक्रिया अदा करो। सलार ने अर्श को घूर कर कहा, जो उसके सामने बैठे इसकी बीवी को गुस्से से देख रहा था। जजा ने हैरानगी से सलार को देखा, जिसमें इतने सालों बाद सलार की पुरानी झलक नजर आई थी। पहले भी वो ऐसे ही इसकी गलतियों पर इसे सबसे बचा लिया करता था, तो इसे मुझे बताना चाहिए था। अर्श ने नाराजगी से कहा। इस सवाल का जवाब तुम अपनी बीवी से पूछो। सलार ने संजीदगी से जवाब दिया। वो अपनी बीवी को तंग करना चाहता था, मगर अपनी बीवी को सबके सामने गलत साबित होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूम में आए। आदम शफा के कान के पास झुककर कहता मन्नत को फरवा बेगम के हवाले करता वहां से उठ गया। शफा ने हड़बड़ाकर सबको देखा, मगर सब अपनी ध्यान में थे। वो भी आहिस्ता से वहां से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने जजा को कसम दी थी कि वो मेरे बारे में किसी को न बताए और ना घर की कोई भी बात मुझे बताए, वरना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इसलिए वो मजबूर थी किसी को कुछ नहीं बताया। सबको अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते देखकर इसे धीमे से जवाब दिया, बस छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। खुशी का दिन है आज, कोई लड़ाई बहस ना करो। सिस्टर बेगम ने सबको झिड़का था। खुशी से इनका चेहरा दमक रहा था। तैयार हो जाए, 10 मिनट में हमें जाना है। आदम ने मसरूफ अंदाज में कहा, वॉशरूम में घुस गया। शिफा थोड़ी देर इसके बाहर निकलने का इंतजार करती रही, ताकि इसे पूछ सके कहाँ जाना है, मगर फिर बाद में पूछने का सोचती वो अपना अबाया और शूज निकाल कर लाई थी, जो कुछ दिन पहले आदम इसके लिए लाया था। वो जल्दी से तैयार होकर खुद को आईने में देखने लगी। वो खुद को इतना खूबसूरत लग रही थी, बेसाख्ता वो नजरें चुरा गई। आदम जब बाहर निकला तो उसे अपने पसंद के सांचे में ढले देखकर इसे बहुत खुशी हुई थी। ब्लैक एंड व्हाइट अबाए में व्हाइट शूज पहने वो बेहद प्यारी लग रही थी, मगर ये वक्त इसकी तारीफ करने का नहीं था। इसने इसलिए वो भी शायद व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने जल्दी से बालों को सेट के इसके हाथ पकड़कर निकल गया था। इन दोनों को साथ नीचे आते देखकर फरवा बेगम और सजदा बेगम ने माशाल्लाह कहा था। बाकी सब अपने कमरे में जा चुके थे और मन्नत को सलार अपने साथ बाहर लेकर गया था। अम्मी, हम एक काम से जा रहे हैं, कुछ देर तक आ जाएंगे। आदम ने फरवा बेगम से कहा और वो दोनों दुआएं लेते घर से निकल गए थे। गाड़ी एक बहुत रश वाली जगह पर रुकी हुई थी, जहाँ काले कोट में लोग आना जाना कर रहे थे, और इसे समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि वो कोर्ट है। हम यहाँ क्यों आए हैं? इसने घबरा कर आदम से पूछा। आज पेशी थी आपके बाबा के मुजरिम की, बस आपकी गवाही के बाद इंशाल्लाह ने फांसी से कोई नहीं बचा सकता। वो गाड़ी साइड पर लगाता इनकी तरफ मुड़ा। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप आदम खानजादा की बीवी है, निडर और बहादुर बनना है। जो कुछ हुआ आप सब जज के सामने बताएंगी। आदम इसका हाथ थामते से समझाने लगा, जो इसकी बातें सुनती कांपने लगी। मगर मैं कैसे? वो धीरे से मन मनाई। आप कर सकती हैं और इस केस को इतना लटका नहीं सकते, इन्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। आदम इसका गाल थपथपाता बाहर निकलकर इसका हाथ पकड़ के इसे भी निकाल गया। सामने ही शहरियार अफंदी खड़ा था। इसे आता देखकर शहरियार ने इसके साथ चलती इस छोटी सी लड़की को देखा था, जिसके साथ चलती हवाएं में बहुत मासूम लग रही थी। कभी इस जगह इसकी बहन हुआ करती थी और आज वो छोटी सी लड़की खड़ी थी। आदम इसे गले मिला। कैसे हो? आदम ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, शहरियार ने संजीदगी से जवाब दिया। मीट माई वाइफ शफा आदम खानजादा। आदम ने शफा को देखकर शहरियार से इसका तारुफ करवाया। वो बहुत कश्मकश में थी। चौंक कर इनकी तरफ देखा। और शफा, ये मेरे बचपन का दोस्त है शहरियार अफंदी, यही आपके अब्बू का केस भी यही देख रहा है। आदम ने शफा को मुखातिब करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। शहरियार ने एहतरामन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, घबराहट से माथे पर पसीना आ गया था, इसलिए धीरे से जवाब दिया, चले अंदर, हेयरिंग शुरू होने वाली है। शहरियार के इशारे पर आदम इसका हाथ थामता आगे बढ़ गया। वो कमरा अदालत में अपने शोहर के साथ दाखिल हुई तो सबसे पहले नजर इस शख्स पर पड़ी जिसने इसकी आंखों के सामने बेदर्दी से इसे कत्ल कर दिया था। इसकी आंखों के सामने वो सारा मंजर फिर से चलने लगा। आंखें बेसाख्ता आंसू से भर गई। इसने घबरा कर आदम का बाजू थाम लिया और पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। आदम ने इसका डर समझकर इसके कंधे पर बाजू रखकर इसे अपने तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया। शहरियार जाकर अपनी जगह पर बैठ चुका था। जज साहब के आने पर कब कार्रवाई शुरू हुई, क्या बातें होनी थी, इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसे बस इस वक्त 3 मुख्तलिफ आवाजें कान में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। भाग जाओ बेटा, शफा मेरी बच्ची, भाग जाओ, ये भेड़िए तुम्हारे नोच लेंगे। मेरी बच्ची भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो बेटा, भाग जाओ। अशफाक साहब खून में लथपथ पड़े अटकते हुए बोल रहे थे, आप मेरी बीवी हैं, आदम खानजादा की बीवी। आप कमजोर नहीं है, बहादुर बने, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नफरत है तुम बाप बेटी से मुझे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूमेंगी और तुम्हारा वो शोहर मेरे लोगों की एक गोली की मार है। शफा, आदम ने इसे धीरे से पुकारा, मगर वो इसके पूरी तरह ख्यालों में गलता थी कि आदम की आवाज ना सुन सकी। आदम इसका लरसना बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। इसने दोबारा हल्का सा इसका बाजू पकड़कर पुकारा। वो आंसू से भरी आंखों से इसे देखने लगी। वो इसका दर्द समझ सकता था, लेकिन ये काम तो करना ही था, वरना इन मुजरिमों को शय मिल जाती। आदम खानजादा को अपना आप इन आंखों में डूबता महसूस हुआ। उठे जाएं जज साहब, जो भी पूछे सब सच्चाई से जवाब देना है, डरिए का मत, मैं यहीं बैठा हूँ।
आदम इसे हौसला देता आगे की तरफ इशारा कर गया। वह रस्सी टांगों से उठी और इस मखसूस जगह पर खड़ी होगी। क्या नाम है आपका? शहरयार अफंदी ने पेशावराना अंदाज में पूछा। शफा आदम खानजादा, इसने धीरे से जवाब दिया। आदम के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। शफाक अहमद आपके क्या लगते थे? मेरे अब्बू। 18 मार्च की रात क्या हुआ था? शहरयार के पूछने पर इसने सामने अपने बाप के कातिल को देखा जो इसे घूरा था। इसने मुड़कर दाएं तरफ बैठे आदम को देखा जो आंखों से इसे बोलने का इशारा कर रहा था, मगर इसकी नजर पीछे मौजूद एक वजूद पर अटकी जो उसे तंजिया नजरों से ऐसे देख रही थी कि इसने घबराकर नजरियों का जाविया बदल दिया। 18 मार्च की रात क्या हुआ था? शहरयार ने दोबारा पूछा। मैं अपने अब्बू के साथ रात खाना खा रही थी कि अचानक 2 नकाबपोश लोग हमारे घर में घुस आए। उन्होंने अब्बू से सारी कीमती चीजें मांगी, मगर अब्बू ने मना कर दिया और इनसे मजाहमत करने लगे। इन दौरान इन नकाबपोशों ने अब्बू पर गोली चला दी। वो आंसुओं के दरमियान अटकते हुए इन्हें बताने लगी। आदम हैरान था। क्या इन दोनों में से एक अफजल मलिक पे था? शहरयार ने दोबारा पूछा। वो नजरें झुकाए नफी में सर हिला गई। आदम को 100 वॉट का झटका लगा था। क्या इस रात आपके बाबा का कत्ल अफजल ने किया था? नहीं। इस रात अफजल आया था आपके घर? नहीं। इसके जवाब पर वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट थी और आदम और शहरयार हैरान परेशान थे, क्योंकि आदम अफजल की पिक्चर शफा को दिखाकर पहले ही पूछ चुका था इसे। तो आज झूठ बोलने की वजह से समझ नहीं आई, एकदम गुस्से की एक लहर इसे अपने जिस्म में उठती हुई महसूस